नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश डायरी में। मैं हूं साबिता ठाकुर, एक बार फिर से हाजिर हूं आपसे जुड़ी उन तमाम सूचनाओं, हलचलों और खबरों के साथ जो आपके लिए फायदेमंद है। बात कृषि की हो, आपके गांव की हो, शहर की या फिर आपके सेहत से जुड़ी हुई, हम हर मुद्दे से जुड़ी हुई जानकारी आप तक इस प्रोग्राम के जरिए पहुंचाएंगे। तो फिर देर किस बात की है, आइए करते हैं शुरुआत। आज हम बात करेंगे रूस की राजधानी मॉस्को में बढ़ते तेल उत्पादन की। जानेंगे कि क्यों बढ़ सकती है जम्मू कश्मीर के सेब उत्पादकों की मुश्किलें। समझेंगे धान और सोयाबीन में लगने वाले कीट के बारे में, और साथ ही बताएंगे साउथ ईस्ट एशिया में मलेरिया को मात देने वाला देश कौन सा है। रूस की राजधानी मॉस्को में तेल उत्पादन हाल ही के महीनों में 1.1 करोड़ बैरल पहुंच गया है, जो 1991 से लेकर अब तक का एक रिकॉर्ड है। हालांकि ये पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 1.6% कम है, लेकिन पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में रोजाना तेल उत्पादन 0.1% की दर से बढ़ रहा है। रूस का दैनिक तेल उत्पादन हाल ही के महीनों में 1.1 करोड़ बैरल पहुंच गया है, जो 1991 से लेकर अब तक का एक रिकॉर्ड है। अगस्त 2016 में तेल उत्पादन 1.071 करोड़ बैरल प्रतिदिन रहा। हालांकि यह पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 1.6% कम है, लेकिन पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में रोजाना तेल उत्पादन 0.1% की दर से बढ़ा है। रूस व सऊदी अरब के बीच एक समझौते से पहले तेल के उत्पादन में यह वृद्धि सामने आई। समझौते के तहत दोनों देशों ने तेल की कीमतों को स्थिर करने और उद्योग में तेजी निवेश सुनिश्चित करने को लेकर बाजार पर नजर रखने तथा सिफारिशों का मसौदा तैयार करने के लिए कार्य समूह गठित किया है। सऊदी अरब व रूस दोनों देश महत्वपूर्ण तेल निर्यातक देश हैं। कश्मीरी सेब की नई आवक शुरू हो गई है, लेकिन कश्मीर के हालात की वजह से इसकी आपूर्ति जम्मू कश्मीर और दूसरे राज्यों के बाजारों में पूरी तरह से नहीं हो पा रही है, जिससे यहाँ के सेब उत्पादकों की मुश्किलें काफ़ी बढ़ गई हैं। इस वर्ष कश्मीर में करीब 8 से 9 करोड़ पेटी सेब पैदा होने की उम्मीद जताई जा रही है। कश्मीरी सेब की नई आवक शुरू हो गई है, लेकिन कश्मीर के हालात की वजह से इसकी आपूर्ति जम्मू कश्मीर और दूसरे राज्यों के बाजारों में पूरी तरह नहीं हो पा रही है। भारतीय सेब उत्पादक संघ के महासचिव व जम्मू कश्मीर के सेब किसान हाजी अब्दुल अहद रथर ने कहा है कि पिछले सप्ताह से सेब की नई फसल आने लगी है, लेकिन कश्मीर में तनाव के कारण ट्रांसपोर्टर सेब की ढुलाई करने से बच रहे हैं। बीते दिनों कर्फ्यू के चलते बागानों में इसकी तुड़ाई भी प्रभावित हुई है। कश्मीर सेब उत्पादक संघ के अध्यक्ष मोहम्मद यूसुफ डार कहते हैं कि ज्यादातर सेब दूसरे राज्यों को जाता है, लेकिन यहाँ हड़ताल व कर्फ्यू के कारण सेब की आपूर्ति न तो ढंग से जम्मू कश्मीर के बाजारों में हो पा रही है और न ही दूसरे राज्यों में। किसान सेब को ज्यादा दिनों तक रख भी नहीं सकते हैं। सरकार ने हल्दी को टैक्स फ्री और काली मिर्च, जीरा और धनिया पर लगने वाले वैट को 2.25% कम कर दिया है। इससे जहां कारोबारी को फायदा है, वहीं आम लोगों को ये महंगे मसाले अब कम रेट पर मिल सकेंगे। सरकार ने हल्दी को शेड्यूल में रखा है, यानी हल्दी पूरी तरह से टैक्स फ्री है, तो रिटेल मार्केट में हल्दी की कीमत 60 रुपए तक कम होगी। वहीं काली मिर्च, अजवाइन, धनिया और जीरा, इनकी कीमतें 40 से 50 रुपए तक कम होंगे। सरकार ने इन मसालों पर वैट कटौती कर दी है। 31 अगस्त 2016 से यह फैसला लागू हो गया है, पर इसका फायदा फिलहाल इन 8 महीनों के लिए ही होगा। गौरतलब है कि हल्दी, जीरा, अजवाइन, काली मिर्च और धनिया पर राज्य सरकार की ओर से 6.25% वैट लगाया जा रहा था। इस वजह से मसालों की कीमत भी ज्यादा थी। क्योंकि ये महंगे मसाले हैं, तो इससे डिपार्टमेंट को काफी रेवेन्यू मिल रहा था, पर हाल ही में कैबिनेट मीटिंग में इन मसालों पर वैट कटौती करने का फैसला लिया गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बाहर से अधिक आयात न हो पाने के कारण 2 दिन के भीतर टमाटर की थोक कीमत 4 रुपए प्रति किलो तक बढ़ गई है। इसके अलावा आसपास के इलाकों में पैदावार बढ़ने से हरी सब्जियां सस्ती हो गई हैं। मंडी में लौकी और कद्दू 2 रुपए प्रति किलो के भाव से बिक रहे हैं। इसी तरह तोरई, बैंगन और भिंडी भी 6 रुपए प्रति किलो के थोक भाव से बिकी हैं। महंगाई बढ़ने से लोग टमाटर लेने से हाथ पीछे खींच रहे हैं। सब्जी मंडी के व्यापारियों के मुताबिक
फिलहाल टमाटर की आवक नासिक से हो रही है, लेकिन 2 दिन से आवक घटने से टमाटर के दामों में तेजी देखी जा रही है। फुटकर मार्केट में 2 दिन पहले टमाटर 20 रुपए प्रति किलो के भाव से बिक रहा था, लेकिन अब इसकी कीमत 26 से 30 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। हालांकि लौकी, कद्दू और बैंगन की कीमत 12 से 26 रुपए प्रति किलो है। मौजूदा वित्तीय वर्ष में अप्रैल से अगस्त के बीच देश से सोया खली और इससे बने उत्पादों के 63,522 टन रहा है, जो पिछले वित्तीय वर्ष की समान अवधि में 1,68,054 टन के निर्यात से 62% कम है। खली और इससे बने उत्पादों का भारतीय निर्यात अगस्त में करीब 66% गिरकर 10,615 हुआ है। अगस्त 2015 में देश से इन उत्पादों का निर्यात 31,157 टन के स्तर पर रहा था। अक्टूबर 2015 और सितंबर 2016 में अक्टूबर से अगस्त के बीच देश के सोया खली और इससे बने उत्पादों के निर्यात में करीब 65% की गिरावट दर्ज की गई और यह लगभग 2,49,291 टन रह गया है। पिछले तेल विपणन वर्ष के शुरुआती 11 महीनों में देश से इन पदार्थों का निर्यात 7,17,682 टन के स्तर पर रहा था। अमेरिका, ब्राजील और अर्जेंटीना जैसे देशों की सोया खली के भाव लंबे समय से भारतीय सोया खली के मुकाबले काफी कम बने हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय सोया खली की मांग गिरने की सबसे बड़ी वजह यही है। सोया खली वह उत्पाद है जो सोयाबीन का तेल निकाल लेने के बाद बचा रह जाता है। यह उत्पाद प्रोटीन का बड़ा स्रोत है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे जम्मू कश्मीर के उजाला योजना के बारे में। घूंघट में रहकर घर गृहस्थी संभालने वाली ग्रामीण महिलाएं अब खेती किसानी में भी अपना परचम लहराएंगी। जी हाँ, खेती में दिलचस्पी रखने वाली ग्रामीण महिलाओं को भी कृषि विभाग ने सशक्त बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे बेहद खास कार्यक्रम देश डायरी में। जम्मू कश्मीर में एलईडी बल्ब अब 20 रुपए की सब्सिडी की दर पर उपलब्ध होंगे। इनका बाजार मूल्य 250 रुपए है। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने औपचारिक तौर पर उजाला योजना का शुभारंभ किया। इस योजना का उद्देश्य प्रतिदिन 28.27 लाख यूनिट बिजली बचाना है। जम्मू कश्मीर में एलईडी बल्ब अब 20 रुपए की सब्सिडी की दर पर उपलब्ध होंगे। इनका बाजार मूल्य 250 रुपए है। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने औपचारिक तौर पर उजाला योजना का शुभारंभ किया। इस योजना का उद्देश्य प्रतिदिन 28.27 लाख यूनिट बिजली बचाना है। केंद्रीय प्रायोजिता सभी को सस्ते एलईडी के जरिए उन्नत ज्योति योजना पंजीकृत घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए है और इसका क्रियान्वयन जम्मू कश्मीर बिजली विकास निगम द्वारा केंद्रीय बिजली मंत्रालय और एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के जरिए किया जाएगा। राज्य सरकार का इरादा राज्य के 16 लाख परिवारों को 80 लाख बल्ब वितरित करना है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि इससे प्रतिदिन 28.27 लाख यूनिट बिजली बचाई जा सकेगी। केंद्र सरकार ने देश के किसानों से मूंग की खरीद करने का निर्णय लिया है। इस वर्ष महाराष्ट्र और कर्नाटक के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीद करने के प्रस्ताव आने पर कृषि मंत्रालय ने 1 अक्टूबर 2016 से लागू होने वाले न्यूनतम समर्थन मूल्य को 1 सितंबर से लागू कर दिया है और खरीद के आदेश जारी कर दिए हैं। केंद्र सरकार ने देश के किसानों से मूंग की खरीद करने का निर्णय लिया है। इस वर्ष महाराष्ट्र और कर्नाटक के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीद करने के प्रस्ताव आने पर कृषि मंत्रालय ने 1 अक्टूबर 2016 से लागू होने वाले न्यूनतम समर्थन मूल्य को 1 सितंबर से लागू कर दिया है और खरीद के आदेश जारी कर दिए हैं। कई सालों से मूंग का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित होता था, परंतु खरीद नहीं होती थी। राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में कृषि मंत्रालय की संस्था नेफेड ने खरीद की तैयारी कर ली है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक राज्यों से प्रस्ताव आते ही खरीद के आदेश जारी कर दिए जाएंगे। अन्य सभी राज्यों से भी अनुरोध किया जा रहा है कि यदि उनके यहाँ मूंग दाल के दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे जाते हैं
तो किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए वे जल्दी ही मूंग की खरीद का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजें, जिससे कि उन प्रदेशों में भी खरीद की जा सके। घूंघट में रहकर घर गृहस्थी संभालने वाली ग्रामीण महिलाएं अब खेती किसानी में भी अपना परचम लहराएंगी। जी हां, खेती में दिलचस्पी रखने वाली ग्रामीण महिलाओं को भी कृषि विभाग ने सशक्त बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। महिलाएं कृषि क्षेत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, इस लिहाज से उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है। खेती का पाठ शासन की योजना के तहत कृषि विभाग द्वारा पढ़ाया जा रहा है। 20-20 महिलाओं का ग्रुप बनाकर कृषि विभाग के अधिकारी बारीकी से उन्नत तकनीक से फसलें उगाने की हर विधि समझा रहे हैं। शुरुआत में 300 महिलाओं को उन्नत खेती से जोड़ने की पहल की जा रही है। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद 20-20 महिलाओं के 15 समूह बनाए जाएंगे, जो अपने परिवार के साथ मिलकर खेती को मुनाफे का सौदा साबित करने में मदद करेंगी। चालू वित्त वर्ष 2016 और 17 की पहली तिमाही अप्रैल से जून के दौरान धनिया के निर्यात में 33% की कमी देखने को मिल रही है। इसका कुल निर्यात 10,300 टन है, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में इसका निर्यात 15,454 टन हुआ था। चालू वित्त वर्ष 2016 और 17 की पहली तिमाही अप्रैल से जून के दौरान धनिया के निर्यात में 33% की कमी देखने को मिल रही है। इसका कुल निर्यात 10,300 टन का ही हुआ है, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में इसका निर्यात 15,454 टन का हुआ था। विश्व बाजार में भारतीय धनिया का भाव $1.32 प्रति किलो है, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में इसका भाव $1.98 प्रति किलो था। धनिये की पैदावार चालू सीजन में करीब 150 लाख बोरी की हुई थी। इसका कुल उत्पादन मध्य प्रदेश में 50 लाख बोरी, गुजरात में 30 लाख बोरी और राजस्थान में 30 लाख बोरी हुआ था। दक्षिण भारत के राज्यों में भी करीब 25 से 30 लाख बोरी का उत्पादन हुआ है। आगामी दिनों में धनिये की कीमतों में तेजी मंदी काफी हद तक बुआई की स्थिति पर भी निर्भर करेंगी। मध्य प्रदेश के श्योपुर में धान में ब्लास्ट रोग के साथ अब रेडबम नामक कीट ने भी अपना धावा बोल दिया है। जड़ों में लगने वाले रेडबम कीट ने फसलों को जड़ों से समाप्त करने का शुरू कर दिया है। वहीं दूसरी ओर सोयाबीन की फसल में गर्डल बीटल नाम के कीड़े ने किसान और कृषि विभाग की समस्याओं को दोगुनी कर दी है। धान में लगे ब्लास्ट रोग को देखने के लिए कृषि विभाग के एसडीओ एसके शर्मा सोई कला व आसपास के क्षेत्रों में पहुंचे हैं, जहां इन्होंने धान की फसल देखने के बाद किसानों को दवाओं के बारे में जानकारी देते हुए छिड़काव करने की सलाह दी है। जी हां, सोई कला, मेवाड़ा, नंदापुर सहित आसपास करीब 8,000 हेक्टेयर में बोई गई धान और सोयाबीन की फसलें अब कीटों के कारण बर्बाद हो रही हैं। धान की फसल में लगा रेड बम लगातार 3 साल से किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन इस कीट की जानकारी कृषि संबंधित किसी भी किताब में नहीं है। खास बात तो यह है कि कृषि वैज्ञानिक भी इस कीट की प्रजाति नहीं खोज पाए हैं। केंचुओं की तरह दिखने वाले यह कीट फसल की जड़ों में घुसकर पौध को खाता है, जिससे पौध खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, फिलहाल वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे मलेरिया मुक्त देश श्रीलंका के बारे में। भारतीय गन्ना शोध संस्थान ने नई प्रजाति का गन्ना तैयार किया है। वैज्ञानिकों का दावा है कि ये गन्ना आंधी तूफान में भी खड़ा रहेगा, आड़ा नहीं होगा, बाढ़ और सूखे का भी इस पर कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे बेहद खास कार्यक्रम देश डायरी में। साउथ ईस्ट एशिया में मलेरिया को मात देने वाला श्रीलंका दूसरा देश बन गया है। जी हां, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने श्रीलंका को मलेरिया मुक्त देश घोषित कर दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने श्रीलंका को मलेरिया मुक्त देश घोषित कर दिया है। वहीं अब दक्षिण एशिया में मालदीव के बाद श्रीलंका दूसरा ऐसा देश है जहां अब मलेरिया का नामो निशान नहीं है और मालदीव 1984 में मलेरिया मुक्त देश हुआ था, जबकि इस वक्त ज़्यादातर दक्षिण एशियाई देशों में लगातार डेंगू, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू, दिमागी बुखार
और मलेरिया जैसी बीमारियों से जूझ रहा है। लेकिन श्रीलंका में 1970 और 1980 के दशक में बड़े पैमाने पर मलेरिया फैला हुआ था। इसके बाद 1990 में सरकार ने मलेरिया के खिलाफ अभियान छेड़ा था। देश में इस संक्रामक बीमारी के खिलाफ चलाए गए कैंपेन की वजह से 10 साल पहले ही यहाँ मलेरिया के साल भर में सिर्फ 1000 केस सामने आए और यह आंकड़ा 2012 में 0 हो गया। पिछले 3.5 साल से यहाँ मलेरिया का कोई केस सामने नहीं आया है। वहीं भारत में मच्छर, डेंगू मलेरिया व चिकनगुनिया जैसी बीमारियों से कई लोगों की जान चली जाती है। बता दें कि केंद्र सरकार ने 2030 तक मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। भारतीय गन्ना शोध संस्थान ने नई प्रजाति का गन्ना तैयार किया है। वैज्ञानिकों का दावा है कि ये गन्ना आंधी तूफान में भी खड़ा रहेगा, आड़ा नहीं होगा, बाढ़ और सूखे का भी इस पर कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। IISR के वैज्ञानिकों ने रिसर्च कर दावा किया है कि इस नई किस्म को अपेक्षाकृत कम पानी की जरूरत होती है। इस गन्ने की खरीफ और रबी सीजन दोनों में बुआई कर सकते हैं। फरवरी में बोई गई गन्ने की सिंचाई 5 से 6 बार करनी होगी और अक्टूबर में बोए गए गन्ने की सिंचाई 3-4 बार करनी होगी। IISR के वैज्ञानिक डॉक्टर शाह ने कहा कि नए शोध एवं ब्रीडिंग परियोजनाओं में अब ऐसी किस्में विकसित करने पर ध्यान दिया जाता है जिसमें कम पानी वाले क्षेत्रों में भी बेहतर पैदावार में सक्षम हो सके। IISR ने गन्ने की जल्द तैयार होने वाली अधिक पैदावार देने वाली प्रजाति विकसित की है। इस किस्म की बुआई सूखे और बाढ़ दोनों ही स्थितियों में की जा सकती है। COLK 94184 और OPK 05191 नाम से विकसित नई किस्म की बुआई कर किसान पहले साल प्रति हेक्टेयर 80 से 90 टन की पैदावार ले सकते हैं। अगले 2-3 वर्षों तक इससे 90 टन की पैदावार ली जा सकती है। अक्सर लोग फलों को खाकर उसके छिलके को फेंक देते हैं, क्योंकि सभी इस बात से अनजान होते हैं कि कुछ फल में छिलके व उसके पत्तों से कई सारे फायदे होते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आम के पत्तों की। आम के पत्तों से कई सारे फायदे होते हैं। आम के पत्तों में शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो खतरनाक बीमारियों से आपका बचाव कर सकते हैं। अक्सर हम फलों को खाकर उसके छिलके को फेंक देते हैं, जबकि सभी इस बात से अनजान होते हैं कि किसी भी फल के छिलके और उसके पत्तों से कई तरह के फायदे होते हैं। जी हाँ, वहीं आम के पत्तों से कई फायदे होते हैं। आम के पत्ते में शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो खतरनाक बीमारी से आपका बचाव करते हैं। जैसे डायबिटीज के इलाज के लिए आम के पत्ते सबसे ज्यादा फायदेमंद होते हैं। आम के कोमल पत्तों में एंथोसाइनाइडेंस पाया जाता है जो डायबिटीज होने से रोकता है। और ब्लड प्रेशर से छुटकारा पाने के लिए ब्लड प्रेशर के मरीजों को आम के पत्तों का सेवन जरूर करना चाहिए। इसमें हाइपोथेंसिव गुण होते हैं जो रक्त वाहिकाओं को मजबूत बनाते हैं। अगर आपको बेचैनी की समस्या है तो आप मैंगो टी का भी सेवन कर सकते हैं जो आपको तरोताज़ा कर देगी। वहीं अगर आपको सांस की समस्या से छुटकारा पाना है तो आपके लिए आम के पत्ते बेहद असरदार साबित होंगे। इसके लिए आप थोड़े से पानी में पत्तों के साथ शहद डालकर उबाल लें, उसके बाद आप इसका रोज सेवन करें। बिजली कटौती की समस्या से परेशान लोग पहले से ही अपने इलाके में होने वाली कटौती के बारे में एक SMS के माध्यम से जान सकेंगे। दूरसंचार विभाग ने इसके लिए ऊर्जा मित्र हेल्पलाइन नंबर जारी किया है जो पूरे देश में लागू होगा। बिजली कटौती की समस्या से परेशान लोग पहले से अपने इलाके में होने वाली कटौती की जानकारी एक SMS से जान सकेंगे। इसके लिए बिजली उपभोक्ताओं को 14401 नंबर पर कॉल करना होगा। यह नंबर पूरे देश में काम करेगा। यह एक तरह से अनिवार्य सेवा होगी जिसको सभी ऑपरेटर्स को उपलब्ध कराना होगा। इसके जरिए बिजली वितरण कंपनियां उपभोक्ताओं को बिजली कटौती के बारे में जानकारी दे सकेंगी। दूरसंचार विभाग की अधिसूचना में कहा गया है कि इस हेल्पलाइन नंबर का इस्तेमाल अखिल भारतीय स्तर पर किया जा सकता है। इसके जरिए सूचना वॉइस कॉल और SMS के जरिए दी जाएगी। यह अनिवार्य सेवा होगी जिसे सभी दूरसंचार ऑपरेटरों को उपलब्ध कराना होगा।
शामली जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू होने के बाद अंत्योदय व गृहस्थी परिवारों के गेहूं चावल वितरण में बदलाव किया गया है। शासन के निर्देश पर सितंबर माह में अंत्योदय कार्ड धारकों को 15 किलो के स्थान पर 20 किलोग्राम गेहूं और 15 किलोग्राम चावल प्रति कार्ड मिलेगा। उत्तर प्रदेश के शामली जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू होने के बाद अंत्योदय व गृहस्थी परिवारों के गेहूं चावल वितरण में बदलाव किया गया है। इस जिले के कार्ड धारकों को पहले 20 किलो चावल मिलता था, लेकिन अब यहां के कार्ड धारकों को 20 किलो चावल के स्थान पर 15 किलो चावल दिया जाएगा। गृहस्थी कार्ड धारकों को 3.5 किलोग्राम गेहूं के स्थान पर 3 किलोग्राम गेहूं, 1.5 किलोग्राम चावल के स्थान पर 2 किलो चावल प्रति यूनिट और 2 प्रति किलोग्राम गेहूं एवं 3 रुपये प्रति किलो चावल का वितरण किया जाएगा। ऐसे कार्ड धारकों को पहले की तरह 2 किलो चीनी तथा गृहस्थी कार्ड धारकों को 900 ग्राम चीनी प्रति कार्ड 13.50 प्रति किलो के हिसाब से वितरण किया जाएगा। तो दोस्तों, आज की देश डायरी में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ और नई जानकारियों, सूचनाओं और हलचलों के साथ। तब तक कृषि से जुड़ी जानकारियों के लिए आप देखते रहिए ग्रीन टीवी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।